हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोरेकेट। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आगे का चैप्टर पूरा आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमने प्रीवियस क्लास में हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, है ना। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, तो किसी गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स थे। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ गैस, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट इज प्रेशर। ठीक है, तो हम प्रेशर वाले टॉपिक में ही डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। बट हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जिन कंडीशंस में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर हम हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम हेनरीज लॉ को परफेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फिर उसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो लॉ है वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी गैस कैसी हो, आइडियल हो। मीन्स ये लॉ तभी एप्लीकेबल हो पाती है जब गैस आइडियल बिहेवियर शो करे। ओके, तो डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला लिमिटेशन है प्रेशर ऑफ गैस should not be too high। मीन्स गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है टेम्परेचर ऑफ गैस should not be too low। मीन्स गैस का टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों कंडीशन में, मीन्स हाई प्रेशर की कंडीशन में और लो टेम्परेचर की कंडीशन में गैस आइडियली बिहेव नहीं कर पाती और इसी वजह से जो हेनरी लॉ है वो अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, गैसेस स्टेट के बारे में आप लोगों ने क्लास लेवल पर अच्छे से पढ़ा। ठीक है, कि कोई भी गैस आइडियली कब परफॉर्म, आइडियल बिहेवियर कब शो करती है और आइडियल बिहेवियर कब कौन सी कंडीशन में शो नहीं करती। ठीक है, ओके, फिर कुछ और लिमिटेशंस है जैसे कि नंबर थर्ड, गैस should not react with water। ओके, मीन्स जिस गैस की हम बात कर रहे हैं उस गैस की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, और जो हेनरी लॉ है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, फिर नंबर फोर्थ लिमिटेशन है दैट इज द गैस मॉलिक्यूल्स should not dissociate
इन द सॉल्वेंट मीन्स गैस के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में जाने के बाद ना तो टूटने चाहिए ना ही जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन कंडीशंस में हेनरी लॉ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, ये आप लोगों के स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके। फिर आप लोगों को पता है कि कौन सी गैस वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखती है और कौन सी गैस वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो सकती है। इसके बेस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन सी गैस परफेक्टली हेनरीज लॉ को फॉलो करेगी और इनमें से कौन सी गैस हेनरीज लॉ को परफेक्टली फॉलो नहीं करेगी। इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, उससे पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब देखो हम हेनरीज लॉ को कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन से बताता हूं मैं आप लोगों को। तो पहला है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है। फिर स्कूबा डाइवर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और माउंटेनियर्स और जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स मींस माउंटेन रीजन्स पे रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से, तो जब कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है तो कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की कैप को ओपन करते हो तो ओपन करने पर वहां से क्या होती है, गैस रिलीज होती है। ठीक है, और कुछ समय के बाद पूरी गैस रिलीज हो जाती है और उसके बाद वो आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे फिलअप किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होती है। ठीक है, इस वजह से हाईली प्रेशराइज्ड गैस उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहती है, कोल्ड ड्रिंक के लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहती है। और फिर जैसे आप कैप ओपन करते हो तो कैप ओपन करने के बाद जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो वहां से गैस क्या हो जाती है, फटाफट रिलीज हो जाती है बबल्स के फॉर्म में। ये आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा ही होगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स सभी पीते हो। फिर उसके बाद सेकेंड है और स्कूबा डाइवर्स। अब स्कूबा डाइविंग आप लोगों ने की होगी, किसी ने की होगी, किसी ने नहीं की होगी, लेकिन कम से कम टीवी में देखी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अब स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, वो पानी के अंदर जाते हैं। पानी के अंदर जाते वक्त क्या करते हैं, वो अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक, बट उस ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन गैस नहीं होती, ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के साथ हीलियम गैस प्रेजेंट होती है। मींस एयर को अगर बात करें अपन, एयर को जिससे हम सांस लेते हैं, तो एयर की जो दो मेन कंपोनेंट गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम केवल उस मिक्सचर को लेके जाएंगे अंदर पानी के अंदर, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जब हम एयर को इंटेक करेंगे तो एयर इंटेक करने पर ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जब दोनों गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब वो डाइवर्स अचानक से ऊपर आएंगे, ठीक है, तो उनकी जो ब्लड से नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हुई है लार्ज अमाउंट में, वो क्या होने लगेगी, रिलीज होने लगेगी बबल्स के फॉर्म में, और उसकी वजह से उनको क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है, BENDS, बैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि उन डाइवर्स को धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए ताकि प्रेशर धीरे धीरे कम होगा और जो गैस रिलीज हो रही थी वो भी धीरे धीरे रिलीज होगी। एक तरीका तो ये हो गया उस तकलीफ को दूर करने के लिए। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम गैस में हीलियम गैस को फिलअप कर देंगे। मींस हीलियम के साथ उस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम है।
सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उस सिचुएशन में जो ब्लड में डिजॉल्व गैस है उसकी क्वांटिटी भी कम होगी। अब अगर डिजॉल्व गैस की क्वांटिटी अगर रिलेटिवली कम हो गई तो उस सिचुएशन में वो जो पेन हो रहा था वो पेन अब फील नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हेनरीज लॉ का, इसमें स्कूबा डाइवर्स के लिए। ठीक है, फिर अगली एप्लीकेशन किसके लिए है? माउंटेनियर्स के लिए, या फिर वो लोग जो कि माउंटेन रीजन्स में या फिर हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं। ठीक, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको समझो। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे जब हम अपने अर्थ लेवल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो माउंटेन रीजन्स में जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है। अब एयर के प्रेशर कम होने की वजह से अल्टीमेटली ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी क्या रहेगी? कम रहेगी। अब अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहेगी तो लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगी। अब अगर कम डिजॉल्व होगी तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम होती है उसे क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया का मीन्स होता है अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, मीन्स इंसान को कंफ्यूजन क्रिएट होने जाता है या फिर इंसान का दिमाग काम नहीं करता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो माउंटेनियर्स है उनको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाना पड़ता है। ठीक है, और जो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, दैट इज उनके साथ एनॉक्सिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन है इसके हेनरीज लॉ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने हेनरीज लॉ में पढ़े थे। ठीक है, या फिर हेनरीज लॉ में हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 in water is 1.5 into 10 to power 8 Pascal at 298 Kelvin. Then calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water which is packed under 2.5 bar pressure of carbon dioxide. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारे पास एक बॉटल है जिसमें सोडा वाटर मीन्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास 500 ml सॉल्यूशन है या फिर सोडा वाटर है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी निकालनी है। ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी क्वांटिटी से प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब वो क्वांटिटी हम मोल्स के टर्म से निकाल सकते हैं और मोल पर लीटर के टर्म से निकाल सकते हैं, ग्राम पर लीटर के टर्म से निकाल सकते हैं, व्हाटएवर मींस जैसा हमें ऑप्शन दिया होगा वैसा हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसका क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है 2.5 बार है ना, प्रेशर इज 2.5 बार। ओके, एंड द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH कितना है 1.5 into 10 to the power of 8 पास्कल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ये सारे डाटा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो कि हमारे लिए क्या है फिलहाल CO2 इक्वल्स टू KH दैट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 2.5 बार, उसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिलेशन है। फिर उसके बाद KH की वैल्यू दी हुई है, तो दोनों वैल्यू दी हुई है, हम उससे क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो
यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। ठीक है, अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 2.5 बार, 2.5 बार दिया हुआ है। अब एक बार की पास्कल में क्या वैल्यू होती है? 10 to the power of 5 पास्कल। 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power of 5 पास्कल। तो बार की जगह हमने क्या रख लिया? 10 to the power of 5 पास्कल रख लिया। और KH की वैल्यू 1.5 into 10 to the power of 8 पास्कल। ठीक है, जिससे क्या मिल जाएगा? CO2 का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब जब CO2 का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो CO2 के साथ दूसरा सब्सटेंस क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर की हम क्वांटिटी कितनी लेंगे? 500 ml, और 500 ml इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 500 ग्राम। ठीक है, अब 500 ग्राम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कह रहे हैं ना, तो 500 ग्राम में वाटर के कितने मोल्स होंगे वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट लगाकर, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इससे मोल्स ऑफ वाटर भी आ जाएगा और फिर मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल ही जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोग को CO2 के मोल्स मिल जाएंगे। ठीक, अब वो जो CO2 के मोल्स मिलेंगे वो मोल्स कितने में है? 500 ml में है। तो 500 ml में जितने मोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग 1 लीटर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 लीटर में कितने होने चाहिए। तो जितने आएंगे वो उससे क्या बन जाएगी? उसकी मोलैरिटी बन जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो भी आप लोग का आंसर आएगा उसको कमेंट करना। ठीक है, तो इतना हिंट नोट कर लो, उसके बाद सॉल्व करोगे फिर आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज बॉटल्ड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ 4 atm of CO2 over liquid and the KH equals to 3.1 into 10 to the power minus 2 mole per liter ATM। यहाँ पर ये मैटर कर रहा है आप लोगों के लिए, यूनिट ऑफ KH। ठीक है, इस वक्त यूनिट ऑफ KH देखिए थोड़ी सी चेंज्ड है, तो आप लोग को अब लॉजिक लगाना होगा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास से बताया था कि जब कभी भी हेनरीज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले KH के यूनिट को देखो कि यूनिट कौन से टर्म्स में दी हुई है, फिर उस यूनिट से आप लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पर KH जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, मोल पर लीटर ATM। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि KH इक्वल्स टू मोल पर लीटर मींस मोलैरिटी कैपिटल M अपॉन ATM मींस प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप लोगों के सामने फॉर्मूला आ चुका है। KH की वैल्यू पुट कर सकते हो, मोलैरिटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शंस मोलैरिटी के टर्म्स में दिए हैं। ठीक है, और प्रेशर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ओके, इसको नोट कर लो, सॉल्व करना और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करोगे। और आंसर किसमें होना चाहिए? कैपिटल M के टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.21 एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इफ एक्वेटिक लाइफ रिक्वायर अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट लीस्ट 4.16 मिलीग्राम पर लीटर, then comment your answer that will they survive in sea level lake।
ठीक है, एंड द KH ऑफ ऑक्सीजन इज 1.38 into 10⁻³ कैपिटल M पर atm। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं दे रहा हूं, इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हेनरीज लॉ से रिलेटेड, बट फिर भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके, तो अब डिस्कस करते हैं अपन अपना नया टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं सही मायने में कहूं तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, वो कंपटीशन लेवल पे या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है। मीन हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए वेपर प्रेशर में दो टर्म्स हैं, पहला वेपर, दूसरा प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का मीनिंग तो आप लोग समझते ही हो कि प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये फिजिक्स में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हो प्रेशर किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वेपर। वेपर किसे कहा जाता है, तो वेपर किसे कहेंगे हम, तो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। प्योर मीन्स आइदर एलिमेंट और कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, ब्रोमीन एक प्योर एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट है। और दूसरा एग्जांपल है वाटर, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस जो कि कंपाउंड है। ठीक है, तो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद फिलहाल हम जो वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो स्पेस की सब्सटेंस कौन सी स्टेट में, लिक्विड, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड स्टेट के भी एप्लीकेबल है, बट हम बात करते हैं लिक्विड्स की। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली क्या है, एक लिक्विड है, ठीक, एट रूम टेम्परेचर। कौन सी कंडीशन में, रूम टेम्परेचर की कंडीशन में। तो हमारे पास अगर कोई लिक्विड रूम टेम्परेचर की कंडीशन में है, तो उसकी जो गैस बनेगी, उसकी जो गैस बनेगी उसे ही हम क्या कहेंगे, वेपर, वेपर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो वेपर का मीनिंग समझ में आया सभी को। अब डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। तो अगर दोनों टर्म्स को अगर अपन मिला दें तो एक मीनिंग निकलता है कि किसी लिक्विड का जो गैस होगी या फिर गैसेस स्टेट होगी, उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा या फिर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा, उसे ही क्या कहा जा रहा होगा, वेपर प्रेशर कहा जा रहा होगा। ठीक है, बट इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी इन्वॉल्व है, तो हम वेपर प्रेशर को टेक्निकली समझते हैं। ठीक है, तो देखो अब वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया। ओके, फिर इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, ऊपर से क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। फिलहाल ये पूरी स्पेस एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस at room temperature, means room temperature
लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना मीन्स इवेपोरेशन में लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, तो वही प्रोसेस हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हम कि इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, तो जब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो सरफेस के पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? इस एम्प्टी स्पेस में जाने लगेंगे। ओके, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स इस एम्प्टी स्पेस में जाने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली क्या होने लगेंगे? इधर उधर मूव होने लगेंगे, हर एक डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। ओके, तो कोई पार्टिकल इधर जाएगा, कोई पार्टिकल उधर जाएगा, है ना? फिर कुछ समय के बाद क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स ड्यूरिंग मूवमेंट वापस लिक्विड के साथ जाकर क्या हो रहे हैं? उसके साथ चिपक रहे हैं, लिक्विड के साथ जाकर जमा हो रहे हैं। ठीक है, या फिर इसी लिक्विड को वापस से पार्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होने लगा? कंडेंसेशन होने लगा। ठीक है, यहां पे क्या होने लगा? कंडेंसेशन भी होने लगा। ओके, तो देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? इवेपोरेशन। फिर उसके बाद क्या होने लगा? कंडेंसेशन। ठीक, फिर इवेपोरेशन की भी कुछ ना कुछ रेट होगी और कंडेंसेशन की कुछ ना कुछ रेट होगी। इनिशियली इवेपोरेशन की रेट हाई थी, कंडेंसेशन की रेट ऑलमोस्ट 0 थी। फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन की रेट भी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। फिर उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई जिस सिचुएशन में इवेपोरेशन की स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equals to rate of कंडेंसेशन। तो कौन सी सिचुएशन आई? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आप लोगों ने क्लास लेवल पर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आ गई तो उस सिचुएशन में यहां पे गैस के पार्टिकल्स या फिर इस लिक्विड के गैसियस पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलेंगे? वेपर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कहला रही है? वेपर। ठीक है, और ये क्या है? प्योर लिक्विड। ओके, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर रहेगी। मतलब जितने पार्टिकल्स कंडेंस हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स इवेपोरेट भी हो रहे हैं। ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ? यहां पर खाली स्पेस में एक कांस्टेंट अमाउंट हो गई, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेपर की जो अमाउंट हो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ये जो वेपर है वो कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेट में। तो इस गैसेस स्टेट या फिर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, प्रेशर
exerted, उसे ही हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। आएगा समझ में? मीन्स वेपर प्रेशर किसे कहा जाता है, तो वेपर प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर प्योर लिक्विड के वेपर्स के द्वारा इक्विलिब्रियम पे एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। मीन्स इस वजह से समझो ना आप लोग, जो आप लोगों ने क्लास 11 में गैसेस में पढ़ा था, तो ऐसा समझो कि एक कंटेनर है, एक खाली कंटेनर है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये तो लिक्विड है, ठीक। तो इस खाली स्पेस में जो गैस लिक्विड की जो वेपर्स बनी, उन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो वही यूनिफॉर्म प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो हम यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ एनी लिक्विड ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम एट द गिवन टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां से आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। यहां लिख देता हूं डेफिनेशन, प्रेशर exerted by the vapor of liquid over its surface at equilibrium at given temperature is known as vapor pressure, ठीक है। तो इसको डायग्राम में विजुअलाइज कर सकते हो, यहाँ पर एक लिक्विड है, ठीक है, और कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कंटेनर क्लोज होना चाहिए। क्यों? अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगी, इस लिक्विड की जो वेपर बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, तो फिर कौन प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था कि किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए या फिर इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं या फिर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, गैस मीन्स वेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड जमा होगी, तो इनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद यहां पर एक नोट पॉइंट है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज independent of shape of container or its volume, means जो हम कंटेनर एज्यूम कर रहे थे उस कंटेनर का शेप चाहे कुछ भी हो, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे क्यूबिकल हो, वेपर प्रेशर जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर का इनिशियल कॉन्सेप्ट और इनिशियल डेफिनेशन, ठीक है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वो कौन से फैक्टर है जो कि किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर है
तो नेचर ऑफ लिक्विड से हम क्या समझ रहे हैं, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन से टाइप के लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कौन से टाइप के लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि मान लो हमारे पास जो लिक्विड था, उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स अगर हाई हुआ है ना, कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है, या फिर उनके बीच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उस सिचुएशन में उनकी वेपर जो है डिफिकल्टी से बनेगी। अब अगर वेपर डिफिकल्टी से बनेगी तो उस सिचुएशन में यहां पर जो वेपर की क्वांटिटी होगी वो कम बनेगी, लेस वेपर। ठीक है, अब अगर वेपर की क्वांटिटी कम बनेगी तो उस सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, लो होगा। आएगा समझ में, मींस ऐसे लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनकी वेपर्स इजीली नहीं बनेगी। और अगर वेपर्स इजीली नहीं बनेगी तो कम वेपर बनेगी, जितनी बनेगी लेकिन कम बनेगी। तो कम वेपर बनने की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, लो आएगा। ठीक है, और ऐसे लिक्विड्स का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी का वैसा वैसा अगर बात करें हम कि ऐसे लिक्विड्स जिनके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लो हुए, तो अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होंगे तो बॉन्ड वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक होगा पार्टिकल्स के बीच में तो उस सिचुएशन में पार्टिकल्स आसानी से वेपराइज होंगे। अगर पार्टिकल्स की वेपर आसानी से बनेगी तो उस सिचुएशन में ज्यादा वेपर बनेगी, और अगर ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेपर pressure of liquid is inversely proportional to inter particle force of attraction। ठीक है, फिर यही पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो इसको बड़ी आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हो कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो कब ज्यादा होता है, तो तब ज्यादा होता है जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में वेपर्स कम बनेगी, और वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट जिस लिक्विड का ज्यादा होता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, फिर यहीं से मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताता हूं। हमारे पास मान लो वाटर है और दूसरा लिक्विड है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा और वाटर तो आप लोग देखते ही हो। तो आप बताओ कि दोनों में से कौन सा लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर का होगा और कौन सा लिक्विड कम वेपर प्रेशर का होगा। ठीक है, तो दिमाग लगा सकते हो आप लोग कि ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या फिर काफी विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ग्लिसरीन का वेपर प्रेशर कम होगा।
का कम और वाटर का ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कुछ थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ओके, ये हुआ पहला फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो अब देखो आप लोग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है ना? तो ये बोल सकते हैं कि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अब बताओ, आप लोगों ने क्लास 11 में ली चैटलियर रिजल्ट पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में जाता है? तो हमने पढ़ा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोसेस प्रोसीड टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड होता है? एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वेपर डायरेक्शन में, मींस ज्यादा वेपर्स बनेगी, और अगर ज्यादा वेपर्स बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is proportional to temperature, means on increasing the temperature vapor pressure increases or on decreasing the temperature vapor pressure decreases. ठीक है, फिर उसके बाद इसको ग्राफिकली देखें, इसके ग्राफ लीनियर नहीं आते, नॉन लीनियर आता है। मीन्स ये y एक्सिस वेपर प्रेशर और x एक्सिस टेम्परेचर। तो जब किसी भी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आकर कर्व के फॉर्म में आता है, मतलब इस तरीके से। यस यस, ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं हम, वेपर प्रेशर increases non-linearly with increase in temperature। ठीक है, इंक्रीज तो होता है बट नॉन लीनियरली। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक इक्वेशन बता रहा हूं, जो इक्वेशन आप लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट फिर भी उसके क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बताती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, जो रिलेशन क्या बताती है? रिलेशन between vapor pressures of a liquid of a particular liquid at different temperature। ठीक है, मीन्स हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड के दो वेपर प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। तो वो रिलेट कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। तो देखिए, इक्वेशन है ln
upon P1 equals to delta H vaporization means enthalpy of vaporization upon R, that is gas constant, T2 minus T1 upon T1 T2। तो ये जो इक्वेशन है वो कहलाती है क्लॉसियस-लैब्रॉन इक्वेशन। ठीक है, इसमें P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 और P2 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। ठीक है, और डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ध्यान रखना कि एक ही पर्टिकुलर लिक्विड की बात हो रही है, कि एक पर्टिकुलर लिक्विड से वाटर है तो वाटर, अल्कोहल है तो अल्कोहल। ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर लिक्विड के T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर T1 है, तो T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर T2 है, और डेल्टा H क्या है? उस लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और R क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और Ln मींस नेचुरल लॉग, दैट इज लॉग बेस E, जिसको आप लोग लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सब कुछ आप लोगों ने सीख रखा है क्लास 11 में। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड फैक्टर देखेंगे जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज और द सॉलिड सब्सटेंस इन द लिक्विड। जहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज राउल्ट्स लॉ, और अल्टीमेटली हम क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए उसको एक बार वापस से रिवाइज करना, और जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क लिए दिए हैं उनको सॉल्व करना और कमेंट करना। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत आई वो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन द लिक्विड ओवर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और राउल्ट्स लॉ।